रदरफोर्ड की क्या कमियां थीं उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पर, और उससे लास्ट के टॉपिक में हम कुछ अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं रदरफोर्ड की गलती क्या थी। रदरफोर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सन और अर्थ के जो हेलियोसेंट्रिक जो मॉडल है, सन सेंट्रिक जो मॉडल है, उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर के उन्होंने कहा जैसे सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इस बात को रदरफोर्ड ने कहा, और उन्होंने कहा कि यहां पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन काम करता है। इन दोनों को पास लाने के लिए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन काम करता है ना। वैसे ही यहां पर कौन काम करता है इन दोनों को करीब लाने के लिए, एक दूसरे को करीब लाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इस तरीके से उन्होंने ये इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया। बाद में मैक्सवेल ने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया। उन्होंने कहा कि ये बात कि सन और अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में इस सिस्टम को बना ले जाते हैं जिसमें अर्थ रिवॉल्व करता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात यहां पर अप्लाई नहीं हो सकती। यानी इस तरीके से घूमने वाला जो मॉडल है ये यहां पर अप्लाई है, यहां अप्लाई नहीं है। क्यों? मैक्सवेल ने कहा कि ये दोनों ही न्यूट्रल बॉडीज हैं, ये दोनों ही न्यूट्रल बॉडीज हैं, ये दोनों ही न्यूट्रल हैं, जबकि ये दोनों क्या हैं? चार्ज्ड हैं। सीसी का मतलब चार्ज समझे, एनएन का मतलब न्यूट्रल। चार्ज्ड बॉडीज हैं। चार्ज बॉडीज हो जाने से क्यों ये चीज नहीं हो सकती, इस बारे में लोगों ने पूछा। तो मैक्सवेल ने समझाया कि एक्चुअली ये जो चार्ज बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगा रहा है, ये एक एक्सेलरेटेड पाथ पर चक्कर लगा रहा है। मैक्सवेल ने समझाया, उन्होंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेटेड पाथ पर चक्कर लगा रहा है, एक्सेलरेटेड पाथ पर। इस चीज को आप फिजिक्स में देखेंगे, फिजिक्स में समझ पाएंगे कि कैसे ये एक्सेलरेटेड पाथ पर चक्कर लगा रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये हर टाइम फोर्स अंदर की ओर लग रहा होगा जब इस पाथ पर चलेगा, और इसकी वेलोसिटी जो है इसके परपेंडिकुलर होगी, जो कि हर रास्ते पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती जाती है। चूंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती जाती है और फोर्स हमेशा सेंटर पे होता है, वेलोसिटी लगातार बदलती जाने से इसका पाथ एक्सेलरेटेड हो जाता है। और कोई चार्ज्ड पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड पाथ पर चलेगा तो वो रेडिएशन इमिट करेगा, ऐसा मैक्सवेल ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड पाथ पर चलेंगे तो वो रेडिएशन इमिट करेंगे, और अगर रेडिएशन इमिट करेंगे यानी वो एनर्जी को एमिट करेंगे। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन, थोड़ा यहां हम जूम करके देखेंगे तो हम समझ सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लगातार रेडिएशन इमिट करता हुआ जाएगा, और इस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का जो घूमना होगा वो इस तरीके से होता जाएगा। एक्सेलरेटेड पाथ पर है, इसलिए ये लगातार अपनी रेडिएशन को इमिट करता हुआ अपनी एनर्जी को रिलीज करता जाएगा, अपनी एनर्जी से बाहर होती जाएगी, और इस तरीके से इसके लगातार एनर्जी एमिट करते जाने से ये लगातार अपनी रेडियस को छोटा करता जाएगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस के भीतर समा जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है इसलिए मॉडल सही नहीं है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड के मॉडल को एक कमी के रूप में लिया गया। अब आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अगर रदरफोर्ड का मॉडल जिसमें न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, अगर यह मॉडल गलत हो गया तो फिर कैसे एटम के एक्सिस्टेंस को समझा जा सकता है, फिर एटम का किस तरीके से एक्सिस्टेंस पॉसिबल होगा। इस बारे में जब क्वेश्चन मार्क लगा तो आगे बोर का एटॉमिक मॉडल आता है। बोर का एटॉमिक मॉडल, बोर के एटॉमिक मॉडल में जब हम बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल में, तो आप देखेंगे कि बोर ने कोई भी नई बात नहीं कही थी। उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में एक सुधार किया, उन्होंने मैक्सवेल की बात को जस्टिफाई किया और रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसके बाद अपना मॉडल दे दिया, और वो मॉडल पूरी तरीके से सही था। मैक्सवेल की बात को उन्होंने जस्टिफाई करते हुए अपना जो मॉडल रखा, उन्होंने कहा बोर ने
कि बिल्कुल सही मैक्सवेल कह रहे हैं कि इस पाथ पर चलेगा तो इसमें रेडिएशन ये इमिट करते हुए अपनी सेल यानी जो ऑर्बिट है उसको छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में चला जाएगा। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन बोर इस बात को मानते हुए भी अपनी मॉडल कुछ इसी से मिलता जुलता दिए। उन्होंने कहा न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रैंडमली नहीं घूम सकता है, कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां पर अगर इलेक्ट्रॉन घूमे तो वो रेडिएशन कभी इमिट नहीं करेगा। रदरफोर्ड ने इसी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन हर एक पाथ पे नहीं घूमते, ये किसी फिक्स पाथ पे घूमते हैं और जब ये फिक्स पाथ पे घूमते हैं तब रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस फिक्स पाथ को छोड़ देंगे तभी इनको रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है। बात समझे, रदरफोर्ड ने यही बात नहीं कहा था। रदरफोर्ड ने सिर्फ सिंपल ये कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा था? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इन्होंने फिक्स पाथ की बात नहीं कही थी। बोर ने यही बात कह करके इस मॉडल को सही कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि फिक्स पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है इसलिए रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इस रास्ते से थोड़ा छोटा अगर हो जाएगा पाथ, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके भीतर जाएगा इस पाथ को छोड़ करके तो इसको रेडिएशन एमिट करना पड़ता है, और अगर ये गिर करके यहां पर पहुंच गया ये इलेक्ट्रॉन तो फिर एमिट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स रास्ता है, इस पर चलने के दौरान इसको एनर्जी एमिट नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही भीतर वाला जब ऊपर की ओर जंप करके जाएगा, मान लीजिए भीतर वाला अपने से बाहरी शेल में अगर जाएगा, बाहरी ऑर्बिट में जाएगा, तो फिर इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, यहां पर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर बाहर वाला अंदर आएगा तो इसको एनर्जी एमिट करनी पड़ती है। लेकिन जब ये यहां पर हो या यहां पर होगा तो इस रास्ते पर चलने पर ना एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी और ना एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। इसको इसने फिक्स पाथ कहा। और यही फिक्स पाथ की जो इमेजिनेशन थी, इसको जस्टिफाई करके लोगों के सामने बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया और उसी से मिलता जुलता अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी मॉडल में, बोर्स के एटॉमिक मॉडल में दो खास चीजें थी। वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से इन्फ्लुएंस थी, दूसरा उसमें प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी को शामिल किया गया था। प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी को, बात समझिएगा, आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे कि बोर्स का एटॉमिक मॉडल कैसे सही साबित हुआ। तो हम रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को देखने के बाद जब बोर के मॉडल को देखते हैं, जब ये देखते हैं कि उन्होंने इसी से इन्फ्लुएंस होकर के बात कहा था, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए, फिक्स पाथ के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने के लिए रदरफोर्ड ने अपनी बात रखी और उसके लिए उन्होंने एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद लिया था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, इसको समझने के लिए अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हमने एनसीईआरटी में देखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ पेजेस दिए हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने बीच में 2-3 पेजेस दिए हैं, जिसमें प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने की कोशिश किया है। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को जब हम समझ लेंगे और रदरफोर्ड के मॉडल को दोनों को असेंबल कर देंगे तो बोर्स का एटॉमिक मॉडल बन जाता है। और प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझना होगा, इसलिए एनसीईआरटी ने वो पेजेस दे रखे हैं। जब इन दोनों चीजों को फ्यूज कर देते हैं तो बोर्स का एटॉमिक मॉडल बन जाता है और इस तरीके से रदरफोर्ड की कमियां दूर हो जाती हैं। खैर, रदरफोर्ड की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या था? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के एक्सिस्टेंस के बारे में बताया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के साथ साथ प्रोटॉन के बारे में बताया था। हालांकि रदरफोर्ड को न्यूट्रॉन के बारे में बहुत हद तक सही जानकारी या एग्जैक्ट जानकारी नहीं थी। न्यूट्रॉन्स के बारे में उसी समय जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसी दौरान कुछ साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से एटम के न्यूट्रल होने को तो जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन एटम का पूरा मास अभी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। आप जानते हैं ना, इसमें जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को जब जोड़ दिया गया
तो पाया गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से एटम के न्यूट्रल बिहेवियर को तो जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन अभी मास को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। तो चूंकि एटम की न्यूट्रलिटी को इनकी मदद से जस्टिफाई किया जा चुका था, तो तीसरे पार्टिकल जिसके लिए इमेजिन कर रहे थे साइंटिस्ट, सोच रहे थे, उसके बारे में उन लोगों ने अनुमान लगाया कि तीसरा पार्टिकल ऐसा होना चाहिए जो केवल मास को सेटिस्फाई करने के लिए होना चाहिए और उस पार्टिकल को न्यूट्रल नेचर का होना चाहिए, जिसको न्यूट्रॉन कहा गया था। उस पार्टिकल की तलाश की जाने लगी, उस पार्टिकल के बारे में सोचा जाने लगा। तो तीसरा जो न्यूट्रल पार्टिकल था उसके बारे में पता लगाया चैडविक ने। चूंकि न्यूट्रल था इसलिए इसके बारे में पता लगा पाना बड़ा ही मुश्किल काम था। इसके लिए चैडविक ने बहुत मुश्किल भरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने किया क्या, यहां से एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का सोर्स लिया और यहां से उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट किया। यहां से अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया बेरिलियम की शीट पर, बेरिलियम की थिन शीट पर अल्फा पार्टिकल का उन्होंने बम्बार्डमेंट किया और उन्होंने महसूस किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब बेरिलियम पार्टिकल पर यहां से अल्फा पार्टिकल बेरिलियम की शीट पर जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड होते हैं तो बीच में कुछ अननोन पार्टिकल्स निकलते हैं जिनकी रेज निकलती है। बीच में कुछ अननोन पार्टिकल्स की रेज निकलती है। क्या निकलती है? अननोन पार्टिकल की रेज निकलती है। अननोन पार्टिकल की कुछ रेज निकलती हैं और वो रेज फर्दर वैक्स कोटेड एक मटेरियल से टकरा करके ये अननोन पार्टिकल्स फर्दर चार्ज्ड पार्टिकल जनरेट करती हैं। ये एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं है, बस आपके इंटरेस्ट को जगाने के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अल्फा पार्टिकल बेरिलियम से टकराया, बेरिलियम से टकराने के बाद कुछ अननोन न्यूट्रल पार्टिकल्स निकलते हैं जिनकी रेज निकलती है और वो रेज फर्दर वैक्स के पार्टिकल से टकराने के बाद दोबारा चार्ज पार्टिकल जनरेट करते हैं। तो यहां भी चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यहां भी चार्ज पार्टिकल है। बीच में न्यूट्रल पार्टिकल का उन्होंने इजेक्ट होना महसूस किया और ऐसे पार्टिकल को उन्होंने न्यूट्रॉन कहा था। तो इस एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में पता लगाया। तो अभी तक हमने सीखा कि रदरफोर्ड का मॉडल, न्यूट्रॉन की खोज, रदरफोर्ड के मॉडल की गलतियां, रदरफोर्ड का मॉडल कैसे सुधरेगा और कौन उसको सुधारेगा। कौन सुधारेंगे? बोर सुधारेंगे। कैसे? रदरफोर्ड की ही बात को जस्टिफाई करेंगे अपने तरीके से और उसमें शामिल करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को जो प्लैंक ने दिया था। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को भी वो शामिल कर देंगे तो बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसीलिए रदरफोर्ड के बाद हम सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच बारे में हम जानकारी लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ने से पहले एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स दिया है। चूंकि अब हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं तो इसलिए अब हमें समझना चाहिए एटॉमिक नंबर्स के बारे में। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? उसके भीतर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक मास की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। बहुत आसान सी बात है, इसको आप जानते हैं। बात करें हम आइसोटोप्स की और आइसोबार्स की, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं? इसमें पहली लाइन आपको समझ में आनी चाहिए कि ये सिंगल एलिमेंट के बारे में जानकारी देते हैं और ये डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहां पर क्या है? ये सिंगल एलिमेंट के बारे में जानकारी देते हैं और ये डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये सिंगल एलिमेंट के ऐसे डिफरेंट टाइप के एटम्स, सिंगल एलिमेंट के ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, लेकिन मास नंबर इनका क्या होता है? डिफरेंट होता है। इनका मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो यहां एटॉमिक मास नहीं बल्कि इसको मास नंबर हम कह सकते हैं तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर कहा तो इस तरीके से यहां पे मास नंबर कह सकते हैं, ये और भी ज्यादा सही बात होगी। तो यहां पर क्या होता है? इनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब इसके एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं 1H1, 1H2, 1H3। ऐसे ही क्लोरीन का 1735, क्लोरीन का 1737। तो इसमें क्या होता है? देखिए आप, किसी एटम की आइडेंटिटी के लिए प्रोटॉन के नंबर्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप देखिए, चूंकि प्रोटॉन के नंबर सिमिलर हैं इसलिए ये एलिमेंट्स एक जैसे हैं। अब इनके डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं, इसमें एक का मास
क्या है 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, तो इनके मास नंबर डिफरेंट है। यहां 35 37 है। यहां पर क्या है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन इनके मास नंबर सिमिलर हैं, तो इनके सिमिलर मास नंबर होते हैं। तो इसके रूप में हम बात कर सकते हैं आइसोबार्स के बारे में। जब हम बात करते हैं तो यहां पर पोटेशियम की हम बात कर सकते हैं 19 पोटेशियम 40 और यहां पर 20 कैल्शियम 40 की हम बात कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा, देखिए दोनों का मास नंबर तो सिमिलर है लेकिन इसके बावजूद एलिमेंट बदल गया। क्यों? क्योंकि ये मास नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एटॉमिक नंबर बदल जाने से एलिमेंट बदल गया है। तो ये जानकारी आपको पता है। अब कोई पूछे कि ये प्रोटॉन नंबर के बारे में बताते हैं और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में बताते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता है और इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लगा सकते हैं। देखिए जिसको आप मास नंबर कह रहे हैं उसी को एटॉमिक मास भी लोग कह देते हैं। कुछ क्वेश्चंस में इस तरीके से डेटा दिया जाए तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लगभग सिमिलर टर्म है, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम कहें तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये ज्यादा स्पेसिफिक टर्म्स यहां पर बोले जा सकते हैं। अब इसके बाद हमने जितनी जानकारी दिया है इस पर एक बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम ज्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आइसोटोप्स और आइसोबार्स पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हों उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक की जितनी भी बातें हैं उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात समझनी थी कि अगर कोई बढ़िया नीट में क्वेश्चन पूछा जाए तो रदरफोर्ड की मॉडल क्यों गलत हुआ था, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी बोर्स के एटॉमिक मॉडल पर अगर हम 2 स्टेटमेंट बोलें तो रदरफोर्ड का मॉडल और प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को जोड़ करके बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मास नंबर, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके से इतनी चीजों को हमने इस लेक्चर में लिया। अगले लेक्चर की शुरुआत में हम इस टॉपिक के 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे।